जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इन हिंदी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, यानी जिसके सदस्य उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोनों सदन कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। कितना हो जाएगा? 14 दिन। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है और ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अभी द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 22 में है। और अनुच्छेद 22 में क्या कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। पहला है कि कारण पूछने का अधिकार है उसको, जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसको कारण पूछने का अधिकार है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटों के अंदर उसको न्यायपालिका के पास उपस्थित कराना है और मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी उसके पास है। तो 3 प्रकार की उसको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब किया? 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो ये भाग 5 में है, भाग 5। और भाग 5 अनुच्छेद कितना से है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। और सुप्रीम कोर्ट कितना में है? 124 में है। सुप्रीम कोर्ट 124 में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो ये 2 माह के भीतर। कितना? 2 माह के भीतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में अभी कितना विषय है? तो समवर्ती सूची में 52 है। कितना है? 52 में है। और राज्य सूची में कितना है? तो राज्य सूची में 61 है। और संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो एक केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। और समवर्ती सूची में 52 विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब किया था। तो योजना आयोग का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में किए थे। और वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करने में सक्षम है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है, संसद कर सकता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे, यानी सूचना का अधिकार जो परिपाटी तैयार किए थे वो कौन थे। तो ये थे अरुणा राय। कौन थे? अरुणा राय। और सूचना का अधिकार RTI 2005 में राजस्थान से शुरू हुआ, राजस्थान राज्य से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है
कि उत्तर पूर्वी राज्यों में दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का जो क्षेत्र है वह किस राज्य का है? तो ये मिजोरम राज्य का है। किस राज्य का? मिजोरम राज्य का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डंकन दर्रा किस के मध्य स्थित है? तो डंकन दर्रा जो है दक्षिणी अंडमान और छोटी अंडमान के मध्य स्थित है। दक्षिणी अंडमान और छोटी अंडमान के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो ये मन्ना दर्रा है, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है मन्ना। नीति और लिपुलेख 3 दर्राएं हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर मन्ना दर्रा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मैंग्रोव किसे कहते हैं? मैंग्रोव वन जो पढ़ते हैं हम लोग, तो ये लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन होता है, उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसको नई शिक्षा नीति, तो ये कर्नाटक राज्य बन गया है। कौन बन गया है? कर्नाटक राज्य बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मिहिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिहिर पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। असम का शोक कहते हैं। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्राह्मी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो जो चितवन घाटी है वो नेपाल देश में स्थित है, और ये नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था, और 1984 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। याद रखना है कि चितवन घाटी नेपाल में स्थित है। ये इसका स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया। 1917 ईस्वी में किया गया, और 1984 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो ये थार मरुस्थल है, जो कहाँ पड़ता है? भारत देश के राजस्थान राज्य में। इसको भारत राज्य नहीं, भारत देश के राजस्थान राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। क्या है? इस्लामिक कानून है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो ए मीराबाई। कौन है? मीराबाई, कृष्ण की दीवानी। अगला है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग प्रथम आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 ईस्वी में किए थे, और इस चुनार दुर्ग को 4 महीने तक हुमायूं ने घेर कर रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला की रानी थी। कहाँ की? मंडला की रानी थी। याद रखिएगा, मंडला की रानी थी। अगला है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो एक कोलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ए वारन हेस्टिंग्स पर 1788 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक इस पर मुकदमा चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की सर्वाधिक संख्या किसमें थी? तो ये अवध से, जो 1857 क्रांति में अवध के जो नवाब भाग लिए थे, लगभग 75,000 सैनिक अवध से थे। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक अवध से थी। अगला है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1880 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्टन का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो एक कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता से हुआ था, जिसके संपादक युगल किशोर शुक्ल थे, जिसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदंड मार्टन के संपादक कौन थे? तो युगल किशोर शुक्ल थे। चलिए अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र
के नायक राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। और ये काकोरी रेल षड्यंत्र जो हुआ था ये 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी को हुआ था। उसी में ट्रेन डकैती कर लिया गया था। अगला है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ होता है वस्तु का ढेर। क्या होता है? वस्तु का ढेर। चलिए अगला है कि किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुर्ज होम से मिला है। किससे मिला है? बुर्ज होम से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ जो थी किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया देवी था। महामाया देवी जो कोलीय वंश से थी। किससे थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। और अगला प्रश्न देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो ये है रक्षा से। किससे है? रक्षा से है। रक्षा से। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो वो पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना था, जो 1956 से लेकर 1961 तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये 1969 ईस्वी में किया गया था। और 1980 में 1969 के बाद 1980 में 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ये 20 प्रकार की होती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ये हड्डियों की एक बीमारी है। किसकी है? हड्डियों की एक बीमारी है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। यही एक विटामिन है जो मानव शरीर में इंस्टेंट मिलता है। सूर्य के प्रकाश में इंस्टेंट मतलब जल्दी मिलता है। अगला है कि मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी यानी 24 होती है। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो ये CO2 है। और सोडा वाटर की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। जोसेफ प्रिस्टली। अगला है कि किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणुविक भार को AMU में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तो गन मेटल तांबा, जस्ता और टीन का होता है। तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा जो हीरा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। अगला है कि जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो जो व्यवहार करता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो बरखान स्थलाकृति का संबंध मरुस्थल से है। किससे है? मरुस्थल से है। बरखान स्थलाकृति का संबंध मरुस्थल से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो लीलावती पुस्तक है वो गणित की प्रमुख पुस्तक है, जिसके लेखक भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट बियर झील, एक याद रखिएगा ग्रेट बियर झील, ये दोनों झील कहाँ है? कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो कनाडा में। और ग्रेट बियर झील भी कनाडा में स्थित है। और रुडोल्फ झील, एक पूछता है आपसे क्वेश्चन, रुडोल्फ झील किस देश में है? तो रुडोल्फ झील जो है वो केनिया में है। कहाँ है? केनिया में है। चलिए अगला देखते हैं
कि पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास एवं भूमध्यरेखीय परिधि कितना होता है। तो जो भूमध्यरेखीय व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर होता है और भूमध्यरेखीय परिधि होता है 40,075 किलोमीटर। अगला है कि प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश ने जारी किया, किस देश में जारी किया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। तो ये जर्मनी देश में चलाई गई है, जिसका परीक्षण 2019 में किया गया। अगला है कि भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन है। तो ये मनरेगा है, जिसका स्थापना 2006 में किया गया। ये मनरेगा जो है ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो नोबेल पुरस्कार इनको नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में मिला था। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिनका संबंध अमेरिका देश से था। किस अमेरिका देश से था। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र में भी दिया जा रहा है। 1969 से अर्थशास्त्र में अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू ऊतक कहते हैं। और ट्रैकोमा और ग्लूकोमा एक बीमारी है जो आंख से संबंधित है। और रतौंधी भी बीमारी जो है आंख से संबंधित है। अगला है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है। तो ये विटामिन ए है। और विटामिन ए रेटिनॉल होता है। कौन होता है? इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन है। तो उसको पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो सेंधा नमक में सोडियम होता है। तो NaCl, इसमें कौन खनिज होता है? तो सोडियम होता है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं। D2O का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। तो ये स्कंदन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? स्कंदन के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है, पोटास एलम जिसको बोलते हैं। अगला है कि द्रव चालित मशीनें जो होती है किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। अगला है कि चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व मदद करता है। तो ये थ्रोम्बोसाइट करता है। कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट करता है, जिसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। अगला है कि धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था को क्या कहते हैं। तो उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई। तो ये अप्रैल 1957 ईस्वी में की गई। दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत अप्रैल 1957 ईस्वी में की गई। अगला है कि गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम आई थी किससे संबंधित है। तो ये कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। 1991 में नई औद्योगिक नीति आई थी, उसी समय यह स्कीम चलाया गया था। तो गोल्डन हैंडशेक कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य के किस पहलू से बुल और बियर शब्द संबंधित है। तो ये स्टॉक बाजार से है। किससे है? स्टॉक बाजार से। और स्टॉक बाजार सबसे पहले किस देश में? तो नीदरलैंड में स्थापना इसका किया गया था। नीदरलैंड। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर 8 हैं। और 8 जो निम्नलिखित हैं: बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर 8 हैं, 8 क्षेत्रों में आते हैं। और कौन कौन है? तो ये
निम्नलिखित जो हैं ये सब कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। जो हर्यक वंश से संबंधित है, बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिए थे। अगला है कि आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। किस में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तेलुगु कृति अमुक्त मलयाद जो पुस्तक है किसने लिखा था, तो ये कृष्णदेव राय ने लिखा था। और संस्कृत में जमवंती कल्याणम भी इन्होंने ही लिखा था। और अमुक्त मलयाद और जमवंती कल्याणम जो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, तो ये बाबर और जहांगीर। बाबर लिखे थे बाबरनामा तुर्की भाषा में, याद रखिएगा बाबर ने अपना आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखे थे। अगला है कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था, तो रेड ड्रैगन था। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन था। और राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये जमान शाह ने दी थी। और रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर को बनाई थी। अगला है कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया, तो ये 1856 ईस्वी में मिला लिया। कब? 1856 में अपने राज्य में मिला लिया। अगला है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है कि किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, तो ये विलियम जोन्स। किसने? विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया है, तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए जो स्थानों का आवंटन आधारित है वह किस पर आधारित है, तो ये 1971 के जनगणना पर आधारित है, जो 2026 तक जैसे के तैसे बना रहेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी जिस राज्य में जितना सीट है लोकसभा का उतना ही रहेगा 2026 तक। अगला प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट जो होता है, चलित न्यायालय का मतलब होता है मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? सूत्रपात किसने किया था? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने किए थे। अगला है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में है, तो आर्थिक जो नियोजन आता है वो समवर्ती सूची में आता है। और समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो ये 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15। अगला है कि किस एक अधिनियम ने भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था दी थी, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 ने। चलिए अगला है कि विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जियस डैम किस देश में स्थित है, तो ये चीन में है। चीन में द थ्री गॉर्जियस डैम स्थित है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया, जो सरदार स्वर्ण के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी कितना है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। सरदार स्वर्ण समिति के सब सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो जो कोको जनजाति है वो थारुल जनजाति है। कौन है? थारुल जनजाति है, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापानी पर्वतारोही जुंको तबई ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो ये 1975 ईस्वी में की थी। और विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, विश्व की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी कितना है,
वर्तमान में 8850 मीटर है। कितना है? 8850 मीटर। चलिए अगला है कि गलवान घाटी का संबंध किस केंद्रशासित प्रदेश से है? तो ये लद्दाख से है। किससे है? लद्दाख से है। अगला देखते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये ऐसा ही आप लोग के सामने सेट आते रहेगा, हमेशा 100 प्रश्नों का सेट आएगा और जो एडुटेरिया का 5500 प्लस MCQ आया है उसका भी सेट रोज दिन 2-2 कराया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही आप लोगों को वीडियो प्रस्तुत करते रहें। जय हिंद दोस्तों।